नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त अमेरिका में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, खासकर मिनियापोलिस में, मिनेसोटा में, क्योंकि एक आइस एजेंट ने एक अमेरिकी नागरिक को सरेआम गोलियों से भून दिया और ट्रंप प्रशासन उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में लगा हुआ है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। पूरा अमेरिका इस वक्त दहक रहा है आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट्स की वजह से, और यह सब कुछ हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की नीति की वजह से। तो अंदर से अमेरिका सुलग रहा है, लेकिन अमेरिका बाहर भी अपने खिलाफ दुश्मनों को तैयार कर रहा है। सुपर पावर के गुरूर में ट्रंप ना जाने क्या क्या कर जाना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी देश से कोई मतलब नहीं रह गया अमेरिका को। अमेरिका के लिए ट्रंप अब वही बनते जा रहे हैं जो भस्मासुर ने अपने लिए किया था। आपको याद है भस्मासुर की कहानी? आप इसको थोड़ा सा रिलेवेंट कर पाएंगे? मैं आपको भस्मासुर की एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक राक्षस हुआ करता था भस्मासुर। तो भस्मासुर ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। देवाधिदेव को खुश करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर उसने सदियों तक तप किया, जप किया, और जब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने भस्मासुर से कहा कि आप मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं? आपके इस तप से, जप से, इस तपस्या से मैं खुश हुआ। तो भस्मासुर ने कहा कि मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए, मैं अमर हो जाना चाहता हूं, मेरी मृत्यु कभी ना हो। देवाधिदेव ने कहा कि यह तो मुमकिन नहीं है, अमरत्व का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता, इस जगत में कोई अमर नहीं है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा कोई वरदान दीजिए कि मेरा दुश्मन मेरे सामने कभी टिक ही ना पाए, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। देवाधिदेव महादेव ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे ही यह वरदान भस्मासुर को मिला, भस्मासुर ने इस वरदान के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले भगवान शिव को चुना कि सबसे पहले टेस्ट तो आप ही पर करूंगा। फिर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए छलते हैं, और जैसे ही भस्मासुर अपने सिर पर हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इस तरह शिव की रक्षा होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो शक्ति हासिल की, उस शक्ति से न सिर्फ अमेरिका की विदेश नीति वो खत्म कर रहे हैं, वो अमेरिका को भी जलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, डेंट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को ये ताकत जला सकती है। नॉर्थ अटलांटिक में हुआ क्या है जो मैं आपको ये खबर बता रहा हूं। रूसी झंडे वाले तेल टैंकर बेला 1 जो वेनेजुएला से तेल लेकर रशिया जा रहा था, उसको अमेरिका ने पीछा करके सीज कर दिया। यानी कि रशियन ऑयल टैंकर को अमेरिका ने सीज कर दिया। तो यह सवाल सिर्फ टैंकर का नहीं, यह दो महाशक्तियों के टकराने का है, सीधे रूस को ललकारने का है। और रूस चेतावनी दे रहा है कि वो एक न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क है, परमाणु ताकत है वो। चीन और कई देश इस कार्रवाई की खुली आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ जब्ती नहीं है, यह डाका है। समुद्र के बीचों बीच डाका डाला गया है तेल के ऊपर। सवाल सीधा है, क्या आर्थिक दबाव अब सैन्य टकराव में बदलेगा? और अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई क्या सिर्फ रूस और अमेरिका की होगी? नहीं, यह पूरी दुनिया में जाएगी। यह दुनिया को दो धड़ों में बांट सकती है। इसके अंदर यह पोटेंशियल है, यह ताकत है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, क्या रूस अमेरिका आमने सामने हैं तो क्या विश्व युद्ध की आहट दिख रही है? दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ होंगे। अमेरिका कभी दुनिया में लोकतंत्र का हितैषी और खुद को रक्षक बताया करता था, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बताता था, लेकिन आज वो दादागिरी करने वाले सुपर पावर की तरफ पेश आ रहा है, और चेहरा है डोनाल्ड ट्रंप। यानी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की नीति अगेंस्ट द वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया को अलग थलग करना चाहते हैं। पहले
वेनेजुएला पर हमला, फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे वाला ऐलान। अब नॉर्थ अटलांटिक समंदर में रूसी तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है अमेरिका की तरफ से। अब जरा इस वीडियो को देखिए जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अगर आप इस तरफ, मैं इस तरफ जाऊं, अगर आप इस वीडियो को देखें तो अमेरिकी नेवी कैसे इस टैंकर को कब्जे में ले रही है। कोई आम टैंकर नहीं है, ये एक रूसी तेल टैंकर है, इसका नाम बेला 1 है। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाला और इस जहाज को सीज कर लिया, जिससे रूस फट पड़ा है। जहाज के क्रू मेंबर की होशियारी से जहाज बच गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट भी था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और ईरानी तेल ढो रहा था। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया, जिससे टेंशन बहुत जबरदस्त हो गई है। यूएस कोस्ट गार्ड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फोटो, ये इमेजेस जो आई हैं, और ये जो टैंकर आप देख रहे हैं ये रशियन ऑयल टैंकर है। क्या रूस खामोश बैठेगा? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहा था। ट्रैकिंग से बचने के लिए बेला 1 नाम रखा गया था। मरीनर बदलकर अमेरिका ने बेला 1 को इसका नाम चेंज कर दिया, इसका मरीनर नाम कर दिया। 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद रूसी नेवी बेला 1 को बचाने पहुंची, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि कानून का उल्लंघन बताते हुए अमेरिका ने चेतावनी दी। चीन समेत कई देश अमेरिका की इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। किस तरह से इस जहाज को, इस ऑयल टैंकर को सीज किया जा रहा है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहां ऊपर नीचे एक अपाचे हेलीकॉप्टर यहां मंडरा रहा है, एक और सैन्य हेलीकॉप्टर यहां मंडरा रहा है। रूसी जो अमेरिकी जो नेवी शिप है, बैटल शिप, वो उसको आप यहां पर देख सकते हैं, वो यहां पर है। यानी कि इस ऑयल टैंकर की चारों तरफ से घेरेबंदी कर दी गई। और ये कोई स्मगलिंग का केस नहीं था, ये समंदर के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक समंदर के अंदर सीधे सीधे रूस को चुनौती कि हम यहां खड़े हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। सबसे खतरनाक पल तब आया जब रूसी नेवी अपने टैंकर को बचाने के लिए पहुंच गई, क्योंकि यहां 2 परमाणु ताकतें आमने सामने थी, समंदर के बीचों बीच। आप सोचिए कि क्या हो सकता था यहां पर, कि कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, यह अब ताकत की कहानी बनती जा रही है। साख की लड़ाई, नाक की लड़ाई, समंदर के बीच में वर्चस्व की लड़ाई, और यही चाइना चाहता है कि अमेरिका और रूस आमने सामने आ जाएं। अब इस पर मॉस्को का बयान भी आया है। मॉस्को ने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और इसके परिणाम गंभीर होंगे। पुतिन इस वक्त गुस्से से खौल रहे हैं और रूस याद दिला रहा है कि वो कोई कमजोर देश नहीं है। दुनिया की सबसे ज्यादा परमाणु मिसाइलें आज रशिया के पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि रूस अमेरिका को हरा देगा या अमेरिका रूस को इन्वेड कर देगा। मैं ये कह रहा हूं, आप देखिए दुनिया के लिए कितनी खतरनाक घड़ी है। बाय चांस अगर इन दोनों मुल्कों में युद्ध हुआ तो क्या इन दोनों मुल्कों तक रुकेगा ये युद्ध? रूस ने मरने, मारने और मिटने तक की कसम खा ली है। रूस अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन दिख रहा है। अमेरिकी शिप पर रूस ने टॉर्पीडो लॉक कर दिया। रूस के सांसद की अमेरिका को वार्निंग। गुरुल्योव ने परमाणु जवाब के संकेत दिए हैं। यह धमकी नहीं है, लेकिन इतना इशारा काफी है कि दुनिया की नींद उड़ जाए। अबे नए साल का जश्न बना ही रहे, दूसरा हफ्ता कंप्लीट नहीं हुआ कि यह महायुद्ध की घंटी बज रही है। लोग तो नए साल के जश्न की खुमारी से भी बाहर नहीं आए। क्या 3rd वर्ल्ड वॉर का सीन नजर आ रहा है और अमेरिका पागलपन की हद को पार कर रहा है। पहले वेनेजुएला, फिर कहा जा रहा है ग्रीनलैंड की तरफ जाएंगे, ईरान, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, फिर चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया। ट्रंप ऐसा मानते हैं कि अमेरिका जो चाहे वो पूरी दुनिया में कर सकता है, चाहे वो समंदर में हो, आसमान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। सवाल यह है कि सुपर पावर होने का मतलब क्या है? दूसरों को दबाना, दूसरों को प्रेशराइज करना, अपनी पॉलिसीज जबरन थोपना, अपनी टैरिफ जबरन थोपना। चीन और कई देश अमेरिका की इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि आज टैंकर रूस का है।
कल चाइना का हो सकता है, परसों नॉर्थ कोरिया का हो सकता है, उसके बाद साउथ कोरिया का हो सकता है, फिर खाड़ी देशों का हो सकता है, कल को भारत का भी हो सकता है। अगर समंदर पर कानून नहीं, सिर्फ ताकत चलेगी कि दुनिया तो अराजकता की तरफ चली जाएगी ना। वेनेजुएला के तेल को लेकर अमेरिका ने अब बड़ा ऐलान भी कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला के तेल पर पूरी तरीके से बैन है, कोई नहीं ले सकता, सिर्फ अमेरिका लेगा। वेनेजुएला से कोई व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ अमेरिका करेगा। शैडो फ्लीट तेल टैंकर पर यूएस का एक्शन हुआ है और वेनेजुएला से 5 करोड़ बैरल ऑयल अमेरिका लेगा और कोई नहीं लेगा। तो भाई साहब, ये तो खुलेआम दादागिरी है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस चुप बैठेगा? इतिहास की कहानी उठाकर देख लीजिए, इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, रूस अपमान नहीं भूलता है। सवाल तेल टैंकर का नहीं है, सवाल रूस की संप्रभुता का है, रूस के झंडे का है, क्योंकि ये जो टैंकर जा रहा था इसमें रूसी फ्लैग लगा हुआ था। और सवाल अमेरिका की दादागिरी का है। और जब ऐसे ही मामले चलेंगे तो फिर नॉर्थ अटलांटिक ही नहीं, पूरी दुनिया ही युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आएगी। अब जो बातें मैंने एक्सप्लेन की है, इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, स्वागत कीजिए। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, स्वागत कीजिए। डॉक्टर अमन शुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है संजीव जी, आपका भी। और तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत वेलकम करते हैं। लेकिन रशियन फ्लैग वाले ऑयल टैंकर को जब सीज कर लिया गया है तो क्या यह अपमान भूलेगा रूस? यह सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि मामला रक्षा और युद्ध से जुड़ा हुआ, तो पहला सवाल मैं जल्दी से माथुर जी से ले लेता हूं। और माथुर जी, जो बातें चीजें मैंने एक्सप्लेन की वो बातें आप तक पहुंची होंगी, आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे देखते हैं? जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। आप यू ऑलवेज पिक अप द बेस्ट ऑफ द इश्यूज। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको समझने की है कि ये अमेरिका की दादागिरी आपने कहा, मैं इसको कहूंगा ये अमेरिका की दादागिरी नहीं है, ये ट्रंप प्रशासन की दादागिरी है। ये ट्रंप, उसकी मैं इसको थोड़ा समझने के लिए मुझे लगता है कि जो अमेरिका की इंटरनल इश्यूज आज की तारीख में हो रहे हैं, अमेरिका, आप देखें पिछले 4 जितने भी इलेक्शंस हुए, अधिकतर इलेक्शंस में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा है। चाहे वो न्यू जर्सी हो, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। ये इनके वाइस प्रेसिडेंट के भाई भी कहीं इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो भी हार चुके हैं। तो एक वहां पर अमेरिका में ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार गिरती चली जा रही है। पहली बात, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हम ये मिड टर्म, जो कि एंड ऑफ द ईयर में होने वाला है, अगर मिड टर्म को नहीं जीतेंगे तो आई कैन बी इम्पीच्ड। उनको डर है, ये ट्रंप को जो डर है, उस डर का कहीं ना कहीं ये उसका ट्रांसलेशन आपको यहां पर होता नजर आ रहा है। और ट्रंप जो दादागिरी कर रहे हैं, वो दादागिरी ऐसे देशों के खिलाफ की जा रही है जो कि रिटेलिएट नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, वेनेजुएला और अमेरिका में क्या मुकाबला है? उनको नहीं पता करेगा वेनेजुएला रिटेलिएट सर, रशिया रिटेलिएट नहीं करेगा क्या? अब वही मैं आ रहा, आई वाज कमिंग टू दैट। तो उसके बाद उन्होंने कोलंबिया उसको कहा, तो उन्होंने, जब उसने जवाब दिया उनको कि भाई जो तुम्हें करना है कर लो, तब इन्होंने कहा कि इट वाज एन ऑनर टू टॉक टू यू एंड दिस दैट एंड द अदर, और उनकी टोन पूरी तरह से बदल गई। तो अमेरिका की परिस्थिति दादागिरी करने वाली नहीं है। अमेरिका की परिस्थिति यह है कि वो किसी प्रकार से ट्रंप की अप्रूवल, अब ट्रंप के जो ट्रंप प्रशासन है, उनके कामों को इलेक्शन आने तक, मिड टर्म आने तक, उसको कहीं ना कहीं उसको बेहतर करने का प्रयास करें, ये मेरा मानना है। जहां तक सवाल रूसी जहाज के ऊपर कब्जा करने का है या रूस को उसको खदेड़ करके और वहां पर जाकर के, देखिए उस पे वहां पर रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद थी और ये रिस्ट्रेंट दिखाया है न्यूक्लियर सबमरीन ने कि दे डिड नॉट वांट टू गेट इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विवेक। तो उन्होंने वहां पर, इस बात को आप मान के चलिए कि रूस इस चीज को कभी भी रशिया का इतिहास रहा है, आप इतिहास खोल के देख लें, कभी भी वो अपने इस प्रकार के उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रशिया का रिटेलिएशन जरूर आएगा। मेरा ये मानना है कि जो ट्रंप प्रशासन आज कर रहा है वो अमेरिका के डोमेस्टिक लॉज के भी खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, यूएन चार्टर के खिलाफ है, सब चीजों के खिलाफ है।
अब कोई तो इसके सामने मुझे लगता है आना आना पड़ेगा जो कि इस बात को बता सके कि भाई ये पूरी इस तरह से आप पूरे इंटरनेशनल लॉज का, डोमेस्टिक लॉ, हर एक चीज का उल्लंघन करके और आप अपना मकसद सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। जो ग्रीनलैंड के बारे में उन्होंने कहा, जिस प्रकार की भाषा वो दूसरे देशों के अध्यक्षों के, राष्ट्राध्यक्षों के लिए प्रयोग में लाते हैं कि उन्होंने एक कुत्ता भेज दिया, दे हैव सेंट अ डॉग डेनमार्क और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की एरोगेंस और उनकी नहीं सर, डेस्परेशन है। वो जो करना है जी में करें सर। हाँ, ये लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर को दुनिया को आग के हवाले कम से कम नहीं कर सकते। आप तीसरी दुनिया विश्व युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध को विवेक न्योता दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या ऐसा हो रहा है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर को जानबूझकर न्योता दिया जा रहा है या गेम चल रहा है? मैं चुग साहब से रिएक्शन, फिर श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। चुग साहब नमस्कार है जी, जय भारत है। जय भारत। 31 दिसंबर की हमारी यही बात हुई थी शाम को कि 2026 सूर्य का साल है, ईगोइज्म टॉप पे रहेगी। यहां 2026 में आप छोटे छोटे कई और काउंटर्स भी वॉर के खुलते हुए देखेंगे। ये धीरे करके 1 2 3 साल में पूरा वर्ल्ड वॉर 3 का एंगल क्रिएट होगा ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 3 ओपनिंग स्टेटमेंट देता हूं मैं और फिर मैं बिहाइंड द पर्दा जाऊंगा कि यहां पे जो हम ऑयल टैंकर की बात कर रहे हैं या वेनेजुला के ऊपर हर कोई बात कर रहा है कि ऑयल के कारण वेनेजुला, गोल्ड के कारण वेनेजुला, पर्दे के पीछे क्या है उस पर आते हैं। 3 ओपनिंग स्टेटमेंट है। पहला ये कि ट्रंप साहब का सूर्य खराब है। 2026 एक ऐसा साल है जो सूर्य का साल है और आप देखेंगे कि इसी साल में उनके हेल्थ इश्यूज भी बढ़ेंगे और ट्रंप का ही आप देखेंगे डाउनफॉल शुरू होगा, क्योंकि इस बार मिड ईयर इलेक्शन का भी समय है 2026 में। साथ में दूसरी ओपनिंग स्टेटमेंट यह है कि ये जो साल है इसी के साथ जब हम क्लब करते हैं तो आप देखेंगे कि कई जगह छोटे छोटे मुद्दे के आसपास यूएस अल्टीमेटली ट्रंप ऐसा चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड ना रहे। तो ट्रंप आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शायद आखिरी प्रेसिडेंट भी बन के रहेंगे। अब आते हैं पर्दे के पीछे वाली कहानी। कई लोग बात कर रहे हैं ऑयल की बात, ऑयल टैंकर की हम बात कर रहे हैं कि यहां पे रशिया यूएस ऑयल टैंकर। गेम ऑयल टैंकर की है ही नहीं जी। गेम वेनेजुला में भी ऑयल की नहीं थी, गेम थी ड्रग माफिया की। एंड इसके ऊपर मैं चर्चा थोड़ा आराम से एलॉबरेट कर सकता हूं अगर आप मेरे को और समझ दें, नहीं तो सेकंड राउंड में आराम से ड्रग माफिया को खोलने की कोशिश करता हूं। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे हैं ड्रग्स से जुड़ा हुआ था, आप कह रहे हैं कि रशिया के बेलावन में ड्रग्स का कैरी किया जा रहा था। और मैं इसके बिहाइंड द पर्दा आता हूं। देखिए जी, कोकेन जो है वो लीव्स ऑफ कोका प्लांट से बनता है एंड ये मेजरली कोलंबिया, पेरू, चिले में बनता है। एंड वेनेजुला और निकारागुआ जो है, जो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका को जो कनेक्ट करता है, वहां पे पास थ्रू होता है, यानी कॉन्डुइट है। अब यहां पे यूएस और यूएसएसआर जो थे वो पहले प्रॉक्सी वॉर में थे एंड उसके कारण पूरा लैटिन अमेरिका में कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर के कारण कभी यूएस की चलती थी, कभी यूएसएसआर की चलती, जिसके कारण यूएस कांग्रेस ने एक बोलैंड अमेंडमेंट पास किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि हम कोई भी एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हम रेबल के थ्रू टॉपल नहीं करेंगे। एंड उस टाइम पे एक कॉन्ट्रा करने के लिए, कॉन्ट्रा करके एक रेबल्स ग्रुप होता था जो यूएस ने, रीगन, रोनाल्ड रीगन जो उसका यूएस का प्रेसिडेंट था, उसने इनफैक्ट ईरान को हथियार सप्लाई करे थे और उस पैसे को लेकर उन्होंने कॉन्ट्रा को फंडिंग करी थी कि तुम जाके निकारागुआ गवर्नमेंट को टॉपल कर दो, जिसका एयरक्राफ्ट रशिया ने मार गिराया था। और वहां से निकली थी ये कहानी कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, तुमने तो ये पूरा अमेंडमेंट पास किया था। अब उस कहानी को यहां पे लिंक करते हैं। 25% ग्लोबल कोकेन आज की डेट में जो वर्ल्ड का है वो वेनेजुएला से पास थ्रू करता है, अंदाजन 400 से 500 टन, यानी कि प्योर ब्लैक मनी है जी। और इस ब्लैक मनी से आप फाइनेंस कर सकते हैं ग्लोबल टेररिज्म भी, ग्लोबल एजेंडा लेफ्टिज्म का चलाना है, फेनेटिज्म का चलाना है, एंटी गवर्नमेंट का चलाना है, कुछ भी फंडा आपको चलाना है, आपको ब्लैक मनी चाहिए। और ये बड़ा क्लीन ब्लैक मनी है कोकेन के ट्रेड के थ्रू। यानी कि ये जो पावर जो वेनेजुला के जो वेनेजुला की जो प्रॉक्सिमिटी थी चाइना या रशिया की तरफ, वो तोड़ने के लिए ये ट्रंप ने गेम रचा वेनेजुला के ऊपर, जो ये गेम खेला है। अब ये जो शिप है, जो आप शिप की बात कर रहे हैं, जैसे पीछे चाइना के साथ भी कॉन्फ्रंटेशन हुआ, ऑयल की कोई गेम नहीं है जी, ऑयल चाहिए नहीं रशिया को। रैदर मैं तो ये कहूंगा वेनेजुला के पास बार बार सारे लोग कह रहे हैं कि 300 बिलियन बैरल्स है। अरे सर, उसका हाई सल्फर कंटेंट के साथ सोर ऑयल है, उस ऑयल की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। मतलब कायदे से आपकी उसको सेटअप करने के लिए इतनी कॉस्ट है कि आप उसको सेटअप करके मेंटेन करके जो कॉस्ट होगी उसके बाद आप उसको रिफाइन कर पाएंगे।
तो वेनेजुला ऑयल में कोई ज्यादा दम नहीं है, दम वो ट्रग ट्रेड का था जो मैं खोलने की कोशिश करने की चाहत रख रहा था। आपने ठीक है इसको एक अच्छे पॉइंट से कनेक्ट किया, लेकिन आपने एक अच्छा वैलिड पॉइंट भी उठाया जो मुझे भी थोड़ा सा अपीलिंग लगा कि भाई रशिया के पास तो वैसे भी बहुत ऑयल है, तो रशियन ऑयल टैंकर यहां क्या कर रहा था और ये रशियन ऑयल टैंकर में फिर क्या ले जाया जा रहा था, जिस तरफ चूक साहब इशारा कर रहे हैं। संजीव जी। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जिस तरीके का वो आक्रामकता, अभी आर्थिक आक्रामकता अभी कम नहीं हुई थी और सामरिक आक्रामकता भी शुरू कर दी, जो टैरिफ का जो वॉर शुरू किया था उसके बाद वो अब सीधे सीधे वॉर करने जा रहे हैं, लोगों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को उठा ले जा रहे हैं और उठाने की धमकी भी दे रहे हैं।